आज हम लोग जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित परख यानी प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल सेट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए का जो 30 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार आरके +2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा इस डिस्कशन को प्रारंभ किया जाता है। तो आइए हम लोग देखें मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल सेट 2 में है हमारा कि मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेटरनिख किस देश का शासक था। तो हम लोग इतिहास पढ़े हैं, जानते हैं इतिहास में मेटरनिख ऑस्ट्रिया का शासक था। इसका उत्तर होगा हमारा क नंबर, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का शासक था। और आगे जान लें कि जब नेपोलियन को पराजित करने के बाद 1815 ईस्वी में वियना संधि हुआ, वियना संधि में मेजबानी किया था हमारा मेटरनिख, यानी मेटरनिख उस समय ऑस्ट्रिया का शासक था। तो इससे हमको पता चलता है और महत्वपूर्ण है कि वियना संधि हुआ 1815 ईस्वी में, ये भी जान लें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन नंबर, इसका उत्तर है हमारा रूसो। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था। तो 5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है और ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, उन दोनों के बीच में क्या चीज हुआ था हमारा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, एक महत्वपूर्ण समझौता है। एक समझौता हमारा पूना पैक्ट भी है, जान लें इसके बारे में। पूना पैक्ट हुआ हमारा 1932 ईस्वी में, पूना पैक्ट। और ये हुआ था हमारा पूना पैक्ट, ये महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार आएगा। पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। बीना संधि हम लोग अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि बीना संधि हुआ 1815 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन पे आए कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी। हम लोग जानेंगे चौथा नंबर कि दलितों के लिए, दलितों के बड़े नेता हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो ये जो डॉक्टर भीमराव यानी दलितों के लिए उन्होंने एक अलग संघ बनाया था, नाम है उसका, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। तो ये जो दलितों के बड़े नेता हुए, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। ठीक, ऐसा जान लें भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था 1909 के अधिनियम में किया गया। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया, फिर उसको विस्तारित किया गया 1919 ईस्वी में, सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। तब जाकर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चलकर उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। और आगे नहीं जा उस पर। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व 2 गुटों में बटा था। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, और दूसरे तरफ थे मित्र राष्ट्र। ठीक, तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में प्रमुख था हमारा जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र में प्रमुख था। अब हम लोग ऑप्शन खोज चुके होंगे तब तक आप। और मित्र राष्ट्र में प्रमुख था हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, आगे चलकर अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ये अब हम लोग इसमें उत्तर खोज चुके होंगे कि हमारा 5वां का कि निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्तियां माना गया है। हम लोग उत्तर तब तक खोज चुके होंगे कि 5 का उत्तर होगा क, जर्मनी, जापान और इटली। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आए हम लोग। तो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो जान ले हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे, प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पादन तो बढ़ा तेजी से, खपत भी बढ़ा,
तो बहुत सारा, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध का असर दिखना थोड़ा लंबे समय बाद शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो असर दिखना शुरू हुआ, तो हम लोग जानेंगे कि बाद में चलकर विश्व आर्थिक महामंदी की चपेट में आने लगा। और ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई हमको दिखती है अमेरिका में 1929 ईस्वी में। ठीक, तो 6 का उत्तर होगा हमारा गौ, 1929 ईस्वी में। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन पर आए, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? अलग अलग जगह हम लोग ये भी जानेंगे, दूसरे जगह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है बहुत बार बोर्ड में, कि स्पेनिंग जेनी मशीन का ब्रिटेन की महिलाओं ने क्यों विरोध किया। दूसरा क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग जाने स्पेनिंग जेनी मशीन है जो कि कताई, कताई मतलब सूत कताई, ऊन कताई जो काटने का काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि किया। और जब वृद्धि कर दिया तो वहां की महिलाएं बेरोजगार हो गई, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया था। तो वो क्वेश्चन ब्रिटेन की महिलाओं ने उसका विरोध किया, वो भी जान जाए। और स्पेनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है हमारा? ख नंबर, कताई की प्रक्रिया से। 8वां क्वेश्चन पे आए, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? ठीक, तो 19वीं शताब्दी के दौरान, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1899 तक, तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग था कपास और धातु उद्योग। 8 का उत्तर होगा क। 9 नंबर पे आए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र, भारत में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था, जानिए, कलकत्ता से निकलने वाला बंगाल गजट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मुद्रण संस्कृति से है क्वेश्चन, इतिहास विषय का, कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट। 10वां नंबर क्वेश्चन पर आए हम लोग, राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र निकालना शुरू किया? तो जान लें, इसमें से जो समाचार पत्र है राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया, वो समाचार पत्र है हमारा 10 का क संवाद कौमुदी। ठीक, तो 10 नंबर का उत्तर होगा क संवाद कौमुदी। और जान ले, राजा राम मोहन राय ने, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, मिरातुल अखबार नामक पत्रिका भी निकाला था। ठीक, ये दोनों पत्रिका जुड़ा हुआ है हमारा राजा राम मोहन राय से, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? यानी सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है, यानी सोपानी खेती की जाती है पर्वतीय प्रदेशों में। पर्वतीय प्रदेश जैसे हम लोग जानते हैं चाय का बागान जो हमारा असम में लगा है, जो हमारा बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में लगा है, वो सोपानी क्रम में लगाया गया है। तो सोपानी खेती की जाएगी कहाँ पर, यानी सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाएगी? तो जो भी हमारा पर्वतीय प्रदेश है। अब इसमें से आइए, पंजाब मैदान है, हरियाणा पूरा मैदानी भाग है ना, उत्तर प्रदेश का मैदान यहाँ लिखा ही है मैदान, तो मैदान में नहीं कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड, ये जानना है आप, पर्वतीय प्रदेश है और ये सोपानी खेती कहाँ की जाएगी? 11 का उत्तर होगा घ, उत्तराखंड में। ठीक, 12 नंबर पे आए, इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? तो जाने, संसाधन दो प्रकार का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय वो जिसका हम बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, नवीकरण योग्य है, प्रकृति से मिलता हमको। और नवीकरणीय स्रोत जो एक बार जला देने पर या उपयोग कर लेने पर खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला। अब जाने नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत में हमारा आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हमारा नवीकरणीय स्रोत है। तो हम लोग यहीं पर देख कर जान रहे हैं कि हमारा नवीकरणीय स्रोत होगा 12 नंबर का गौ, सौर ऊर्जा। 13 नंबर पे आए, 13 नंबर में हमारा किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था? बाघ परियोजना मतलब जानिए, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चलाया गया है ना, बाघों के संरक्षण के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चलाया गया बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में। 13 का उत्तर होगा ख। 14 नंबर है, किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना नहीं है कहें? तो किस नदी पर नहीं है? नहीं है हम लोग छांट देंगे ऐसे ही, जान लीजिए, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक,
ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। तो महानदी पर है, हम लोग यहीं पर लिख लें सतलज और ब्यास। सतलज नदी पर, यहां से दे दे रहे हम लोग, सतलज नदी पर है हमारा भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप खुद जान जाएंगे कि कौन सा बांध किस पर नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध। नर्मदा नदी पर हमारा सरदार सरोवर बांध। इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ये सब आपसे अलग अलग जगह पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बनाया गया मतलब नेगेटिव क्वेश्चन कर समझे इसको कि ये आप जान रहे हैं कि नहीं कि इस पर बांध है। तो अब बच गया हमारा यमुना नदी, यानी घ नंबर उत्तर होगा हमारा 14 का कि जमुना नदी पर कोई उस तरह का बड़ा बांध नहीं है। 15 नंबर में आई तो याद कर लेना आपको, राजस्थान में छत बरसा जल संग्रह को क्या कहा जाता है। जान ले, राजस्थान में छत बरसा जल संग्रह करते हैं भूमिगत टैंक बनाकर बड़ा बड़ा, उसको हम लोग कहते हैं टांका। यानी 15 का उत्तर होगा क। 16 नंबर है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। जाने, सस्य मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो खरीफ का फसल, रबी का फसल और जायद की फसलें। ठीक, खरीफ फसल सामान्य तौर पर जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो खरीफ का फसल है जैसे हमारा चावल, रबी का फसल जैसे गेहूं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोया गया और जनरली और काटते हैं हम लोग इसको मार्च लास्ट में या अप्रैल के प्रारंभ में। तो गेहूं, चना, सरसों, ये सब हमारा रबी का फसल है। आपको उत्तर अभी तक मिल गया होगा। और जायद की फसलें जो इन दोनों के बीच का मौसम रह गया, तो इस पर डिस्कशन नहीं करना ज्यादा। जायद की फसलें जैसे जो इन दोनों के बीच का मौसम रह गया, जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि, ये हमारा जायद का फसल है। उत्तर तब तक आप ढूंढ लिए होंगे। 16 का उत्तर होगा कौन सी रबी फसल है। रबी का फसल है हमारा चना, यानी उत्तर होगा 16 का घ। 17 नंबर है, ये हमारा अणुशक्ति का खनिज है, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है अणुशक्ति वाला। अणुशक्ति का खनिज बहुत महत्वपूर्ण कि इनमें से कौन सी अति 17 नंबर, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जान लें हमारा यूरेनियम, थोरियम आदि अणुशक्ति के खनिज है। ठीक, तो यूरेनियम, थोरियम, बाकी तो हम लोग अणुशक्ति में नहीं गिनना है अभी। तो ये जो मोनाजाइट रेत है, इसमें हमारा मोनाजाइट रेत केरल का समुद्र तटीय बालू में, मोनाजाइट रेत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। 17 का उत्तर होगा आपका गौ। मोनाजाइट रेत कहां पर? तो केरल का समुद्र तट में मोनाजाइट रेत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम अणुशक्ति का खनिज है। दूसरा भी जान लीजिए, जो ख नंबर ऑप्शन है इसको जान लें हम लोग, यूरेनियम एक महत्वपूर्ण अणुशक्ति का खनिज है। और यूरेनियम हमारा भारत में इसका भंडार जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ? हमारा झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है यूरेनियम का भंडार। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। और ऐसे जान लें, यूरेनियम का जो अयस्क होता है उसको पिच ब्लेंड कहते हैं, ये आप जानकर रखिए। 18 नंबर आए, निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग है। जो हम लोग खेत में उगाएंगे उस पर आधारित है। कंप्यूटर खेत में उगाते हैं नहीं। चीनी, हम लोग गन्ना उगाएंगे खेत में और उससे बनाएंगे चीनी। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे कपास उगाएंगे खेत में और बनाएंगे हम लोग उससे सूती वस्त्र। तो यानी चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब हमारा कृषि पर आधारित उद्योग है। तो कृषि पर आधारित उद्योग 18 का उत्तर कौन सा होगा? ख नंबर, चीनी उद्योग। 19 नंबर पर आए, सीमा सड़क संगठन। ठीक, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग सीमा सड़क संगठन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जानिए, ये जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इसलिए बनाया गया कि जो हमारा बॉर्डर सीमावर्ती इलाका है वहां पर सामरिक महत्व को देखकर सड़कें बना सके। सामरिक महत्व मतलब युद्ध हो जाए, कहीं सेना हम लोग ले जाए, हमारा टैंक ले जाए, हमारा ट्रक चला जाए, राशन ले जाए, उसके लिए ये खास कर जो हमारा चीन और जो कहीं तरह से तिब्बत से सीमा सटता था उधर के इलाकों के लिए बनाया गया था, विशेष यूज के लिए। तो ये जो सीमा सड़क संगठन है हमारा, ये कब बनाया गया? तो उसका उत्तर है 1960 ईस्वी में। अगला है हम लोग 20 नंबर पर, 1970 से 1993 ईस्वी के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? ये आपका सिविक्स का पहला, यानी जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति 2 पुस्तक है, इसका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी।
उसमें जो सत्ता की साझेदारी है 1970 से 93 के मध्य तक आपको याद करना है। बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। तो 20 का उत्तर होगा क। ठीक। 21 नंबर है विकेंद्रीकरण। क्या विकेंद्रीकरण मतलब एक जगह सत्ता नहीं है, अलग अलग जगह हाथों में है। तो विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग जगह है, एक स्तर का सरकार नहीं होगा, खाली केंद्र स्तर का नहीं होगा, राज्य स्तर का नहीं होगा, स्थानीय स्तर का नहीं होगा। क्या क्या होगा? तो हमारा जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर का सरकार है, इसको कहेंगे हम लोग विकेंद्रीकरण। तो यानी 21 का उत्तर होगा घ। अब आए हम लोग 22 नंबर पर। स्मिथ और कार्लोस कौन थे? ठीक है, ये हमारा सिविक्स का क्वेश्चन है और 22 नंबर क्वेश्चन है स्मिथ और कार्लोस। हम लोग पढ़े हैं स्मिथ और कार्लोस एफ्रो अमेरिकन थे, जो कि ओलंपिक खेलों के दरमियान जो अमेरिका में काले लोगों के साथ जो विभेद किया जाता था, उसके सम्मान में उठ खड़े हुए थे। मैंने विभेद किया जाता था, उसके विरोध में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो स्मिथ और कार्लोस 22 का उत्तर होगा। इफ्रो अमेरिकन थे स्मिथ और कार्लोस। 22 का उत्तर है क। 23 नंबर पे आए तो 23 नंबर है हमारा। 23 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो ये हमको जानना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये याद करने वाला ही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। ठीक है, जान लीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोगो हम लोग जान लें। यहाँ 1985 में कोई ऐसा महत्वपूर्ण पार्टी हमको नहीं दिख रहा है, 1928 में भी नहीं दिख रहा है। 1980 में तो स्थापना हुआ था हमारा बीजेपी का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का जो दिख रहा है। 1985 के जगह 1885 अगर कर देते हैं तो ये हुआ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये 2-3 महत्वपूर्ण पार्टियां जो आपको स्थापना पूछा जाएगा। तो 23 का उत्तर होगा गो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। अगला जानिए, अभी हाल में निर्वाचन हुआ है, हमारा चुनाव हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? अलग अलग जगह आपको दूसरा प्रश्न आएगा, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य ही जानेंगे हम लोग, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द करना। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन दे रहा है? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। 24 का उत्तर होगा क। 25 नंबर पर आए, किस देश ने विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलता पूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था? फिर ये सिविक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से। वो हम लोग 2 ही चीज पढ़े हैं, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी और श्रीलंका में। तो बेल्जियम श्रीलंका आपको भी यहाँ छांटना है। तो जानते बेल्जियम सबों के बीच में, यानी फ्रेंच डच भाषा भाषी जो लोग थे उन लोगों के बीच में सत्ता का सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, इसीलिए वहां विद्रोह नहीं हुआ, गृहयुद्ध नहीं हुआ। और श्रीलंका ये नहीं कर पाया, वहां गृहयुद्ध हो गया था, पड़े हैं तमिल और सिंहलों के बीच में। तो 25 का उत्तर होगा ख नंबर। 26 नंबर, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? जानिए, राष्ट्रीय आय में खाली वस्तु का मूल्य जोड़ेंगे, डॉक्टर जो देख रहा है फीस नहीं जोड़ेंगे, अन्य जो काम जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमको वेतन मिलता है, वो नहीं जोड़ेंगे। हमारा आंकड़ा सही होगा तो खाली वस्तुओं का मूल्य से भी नहीं होगा, सेवाओं का मूल्य से भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि वस्तुओं का भी मूल्य जोड़ेंगे और सेवाओं का भी मूल्य जोड़ेंगे। तो 26 का उत्तर होगा गौ। 27 नंबर क्वेश्चन है, जानिए। तो अलग अलग जगह बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या उसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यहाँ पे जो शब्द नहीं है वो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी जानेंगे अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो एकदम याद कर रखिए। और ये क्वेश्चन प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये भी आपको अलग अलग जगह परिभाषा आएगा क्वेश्चन। अगला नंबर है 28 नंबर पर, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? आप जब भी निकालिएगा नोट, कभी भी 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, आपके पास जो भी नोट निकालेंगे देखेंगे आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो भारत में मुद्रा निगमन का अधिकार यानी जारी करने का अधिकार किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को, शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। 2 क्वेश्चन यहाँ से और भी आएगा, जान ले हम लोग। आरबीआई की स्थापना आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, जान लीजिए।
आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और दूसरा आएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। देखिए दो क्वेश्चन जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जान लें। 29 नंबर है, निम्न में से किस क्षेत्र में वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? ठीक, तो वैश्वीकरण का लाभ देखेंगे हम लोग शहरों में ज्यादा मिला, ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिला। अब जानिए, उद्योग धंधा शहर में ज्यादा, सेवा क्षेत्र शहर में ज्यादा, द्वितीय क्षेत्र का काम, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का काम कहाँ है हमारा, यानी कृषि क्षेत्र गांव में ज्यादा। तो वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ किसको मिला? कृषि क्षेत्र को। 29 का उत्तर क्या होगा मेरा? को। जगह जगह देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, एमआरपी माने मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, एमआरपी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या? अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी का क्या अर्थ है? अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना। ये आपका उपभोक्ता संरक्षण जो हमारा अर्थशास्त्र विषय का चौथा लास्ट चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर, उससे हमारा एमआरपी का फुल फॉर्म यानी एमआरपी का पूर्ण रूप क्या? अधिकतम खुदरा मूल्य है। आशा करते हैं आप सबों को मेरा ये वीडियो पसंद आना चाहिए। अगर पसंद आए तो आगे आप लाइक करें।